everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया MCO, दैट इज MCO 3. और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट 5, दैट इज आपकी मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स. तो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को MCO 3 के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. ठीक है, ये पेपर बेसिकली आपका स्टैट्स और रिसर्च से रिलेटेड है और काफी नई चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी. ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पेपर आपके लिए पूरी तरह से नया है. जैसे अभी हमने MCO 1 डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. तो ये सब चीजें आप अपनी 11th-12th में ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ते आ रहे हैं ना. जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट. लेकिन जो आपका MCO 3 है, इसमें जो आप चीजें पढ़ेंगे ये बहुत नई हैं. सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नए हो सकता है आपने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हो लेकिन सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी हो, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, इन डेप्थ उसकी स्टडी नहीं करी होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सीधे यूनिट 5 से क्यों स्टार्ट किया, पहले की यूनिट्स को यहाँ पर कवर क्यों नहीं किया. तो उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हम जो पहले की यूनिट्स है उनको पढ़ चुके हैं. जैसे डेटा कलेक्शन की बात करूं, अगर मैं रिसर्च की थोड़ी बहुत बात करूं, हाइपोथेसिस की थोड़ी बहुत बात करूं, तो ये हमने IBO 2 में भी पढ़ा था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली उसको कवर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल कवर करूंगी. बट मुझे ये लगा कि सबसे पहले हमें वहां से स्टार्ट करना चाहिए जिसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है. क्योंकि इन केस अगर मैं उन यूनिट्स को कवर नहीं भी कर पाती हूँ फॉर एनी रीजन, तो आप उन यूनिट्स को फिर भी खुद से पढ़ पाएंगे. लेकिन ये यूनिट ऐसी है जहाँ पे आपको समझने की जरूरत है क्योंकि ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है अपने में. ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो भी स्टूडेंट्स UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक स्पेसिफिकली दिया हुआ है एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्केल से क्वेश्चंस आते हैं. पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है. ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी ये यूनिट उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है. ओके, तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, मेजरमेंट एंड स्केलिंग, राइट. ये हमें पढ़ना है. अब जब बात आती है मेजरमेंट की तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे आपके पास यूनिट्स होंगी जिनको आप डिफाइन कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं. इसका मतलब वो डेटा कैसा होगा, आपका क्वांटिटेटिव होगा. ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया आप लोग को. ठीक है, अब जैसे मेजरमेंट हम किसी से कर सकते हैं, प्राइस हो गया आपका, इनकम है, सेल्स है, ये सब हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है. लेकिन अगर हम यहाँ पे डेटा की बात करें तो डेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होता है, डेटा हमारा क्वालिटेटिव भी होता है. ठीक, अब क्वालिटेटिव डेटा जैसे किसी की नॉलेज चेक करना है, किसी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, किसी कैरेक्टर बारे में डिफाइन करना है, तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो. हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, है ना. ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी नॉलेज 5 है, उसकी नॉलेज 6 है ना, ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है, बट अगर हमें क्वालिटेटिव डेटा को भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है तो उस टाइम पर हमें मेजरमेंट और स्केलिंग टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास तो डेटा हर तरीके का होता है. ठीक है, और जब भी रिसर्च होती है तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा भी आएगा और क्वालिटेटिव डेटा भी आएगा. क्वांटिटेटिव डेटा को तो हम इजीली मेजर कर लेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी पड़ती है. और वो किसकी हेल्प से हो सकता है, मेजरमेंट एंड स्केलिंग की ही हेल्प से हो सकता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले अगर सर्वे रिसर्च का आपकी, ठीक है, ये एक रिसर्च का टाइप होता है, ये हम डिस्कस करेंगे. लेकिन सर्वे के बारे में आप सभी लोग को पता है, किसी ना किसी ने अपने जब प्रोजेक्ट बनाया होगा तब भी सर्वे किया होगा, और कई बार ऐसा होता है कि डोर टू डोर सर्वे होता है, तो आप लोग को बेसिक नॉलेज होगी सर्वे की. ठीक है, अब जब सर्वे होता है तो उसमें क्या देखा जाता है, जो रिस्पोंडेंट है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स है. ठीक है,
उसका एटीट्यूड क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, ये देखते हैं हम लोग सर्वे करते टाइम, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या जो रिस्पोंडेंट की फीलिंग है, उसका एटीट्यूड है या उसका जो ओपिनियन है, हम इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं, बट हमको अपने डेटा में इसको इंक्लूड करना है, इसीलिए हमको इन्हें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करनी पड़ती हैं ताकि हम इनको अपनी रिसर्च में यूज कर सके, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, सो बैंक मैनेजर मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द ओपिनियन ऑफ द कस्टमर्स अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अब जो बैंक मैनेजर है वो जानना चाहता है, अपने कस्टमर्स को ओपिनियन चाहता है कि जो बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनको कैसी लग रही है। अब ये जो सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स अपना ओपिनियन देंगे तो ये डेटा आपका कैसा होगा, क्वालिटेटिव डेटा होगा। लेकिन अगर हमको इसको अपनी रिसर्च में यूज करना है, इस डेटा को एप्रोप्रिएटली मेजर करना है, तो उसके लिए हमें स्केलिंग एंड मेजरमेंट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अ फास्ट फूड कंपनी हैविंग अ नेटवर्क इन अ सिटी मे बी इंटरेस्टेड इन असेसिंग द क्वालिटी एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो कि मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स हमें यूज क्यों करनी है, ठीक है। सो इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मेजरमेंट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो मेजरमेंट आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें और चाहे आपकी एजुकेशनल रिसर्च की। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेजरमेंट का इस्तेमाल आप सभी को पता है क्यों होता है, स्टूडेंट्स को अपने इवैल्यूएट करने के लिए, है ना। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अगर मेजर कर पाएंगे तभी हम आगे उसको इवैल्यूएट भी कर पाएंगे। और रिसर्च में मेजरमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच द ऑब्जर्वेशंस आर ट्रांसलेटेड इनटू नंबर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आए हैं हम उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में डिपिक्ट कर सके, वही चीज क्या कहलाती है, मेजरमेंट कहलाती है, ठीक है। सो द नेचर ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस द नंबर्स. These numbers determine the interpretation that can be made from them and the statistical procedures that can be meaningfully used with them. ये जो डेटा आपके पास है वो क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है। अगर क्वांटिटेटिव डेटा है तो आपको उसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेटा आपके पास क्वालिटेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हमने अपने डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर दिया तो हम उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे, और जब हम इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे उसके आगे हम ये देख पाएंगे कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यहाँ पे हमको लगाने की जरूरत है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट और स्केलिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं इन डिटेल, ठीक है। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन दैट आर कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च. The recording of the observation may be in terms of numbers or other symbols to characteristics of objects according to certain prescribed rules. जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाए, that respondents characteristics are feelings, attitudes and opinion, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो मेल्स हैं और एक फीमेल है, ठीक। मेल को यहाँ पर हमने असाइन कर दिया 1 और फीमेल को यहाँ पर असाइन कर दिया 2, ठीक। सो इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन on whether he or she is using the ATM provided by a particular bank branch, the respondent may say yes or no, ठीक है। हो सकता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, मेल है, वो किसी एक बैंक का ATM यूज कर रहा हो, जो फीमेल है वो किसी और बैंक का, तो वो अपने अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे yes और no दे देंगे, राइट। नाउ यू may wish to assign the number 1 for response yes and 2 for the response no, ठीक। यहाँ पर जो हमने नंबर्स असाइन करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए करे गए हैं, लेबल की तरह, ठीक है, ताकि हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सके और इनको आगे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर सके, ठीक है। सो वी असाइन नंबर्स टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर 2 रीजन. तो यहाँ पर 2 रीजन है कि हमने जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नंबर क्यों असाइन किए. सबसे पहला रीजन है द नंबर्स फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा ऑब्टेन, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि आगे जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है हम उसको इजिली कर सकें, इसीलिए हम नंबर्स असाइन करते हैं, ठीक। दूसरा रीजन है दैट द नंबर्स फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ मेजरमेंट रूल्स एंड रिजल्ट. देखिए जो रूल्स और बनाए जाते हैं आपके मेजरमेंट में वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स होते हैं, ठीक है। उनको हम बार बार चेंज नहीं करते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, तो इनका जो कम्युनिकेशन है वो भी थोड़ा स्मूथ हो जाता है, वो भी ईजी हो जाता है, ठीक है.
So the most important aspect of measurement is the specification of rules for assigning numbers to characteristics. The rules for assigning numbers should be standardized and applied uniformly. ठीक है, ऐसे नहीं कि जिसको जो भी मन किया हमने यहाँ पर नंबर असाइन कर दिया. जो भी रूल बने हैं, जो भी हमारा स्टैंडर्डाइज पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स असाइन करेंगे. ठीक है, सो दिस मस्ट नॉट चेंज ओवर टाइम और ऑब्जेक्ट. तो बार बार हमें इसे चेंज नहीं करना होता है. ठीक, आई होप मेजरमेंट समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्केलिंग के बारे में. तो एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं क्या होता है, इसके बाद हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे. ठीक है, मान लेते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं कोई अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, कोई मॉल में. ठीक है, और जब वहां पर आप बिलिंग काउंटर तक पहुंचते हैं तो वहां पर वो आपसे बोलता है कि प्लीज रेट आवर सर्विस, राइट. और एक आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं जिसमें लाइट ऐसे लगी रहती है, राइट. और उनके ऊपर लिखा रहता है जैसे गुड, ठीक है, वेरी गुड लिखा हो, एक्सीलेंट. ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका लिखा है कि अनसैटिस्फैक्ट्री, सैटिस्फैक्ट्री, ठीक है, गुड, फिर एक्सीलेंट. ठीक है, इस तरीके से लिखा है. तो जैसी आपको सर्विस लगती है आप क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पर रेट कर देते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्केलिंग टेक्निक ही कहलाता है. लेकिन जब हमको इसे रिसर्च में यूज करना होता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है हमको उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस गुड को हमने 1 असाइन कर दिया, यहाँ पे वेरी गुड को 2 और एक्सीलेंट को 3. तो इससे क्या होगा कि हम फर्दर इनको आगे स्टैटिस्टिकल डेटा में यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर इनके साथ आगे कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, स्केलिंग इज द असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू नंबर्स और सीमेंटिक अकॉर्डिंग टू अ रूल. सो इन स्केलिंग द ऑब्जेक्ट्स आर टेक्स्ट स्टेटमेंट, यूजुअली स्टेटमेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन और फीलिंग. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. कंसिडर अ स्केल locating customers of a bank according to the characteristics. So the agreement to the satisfactory quality of service provided by the branch. ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया है that agreement to the satisfactory quality of service provided by the branch. जो ब्रांच आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे आप कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है. ठीक है, so each customer interviewed may respond with a semantic like strongly agree. ठीक है, कि जो सर्विस मिल रही है हमको अच्छी मिल रही है, हम सेटिस्फाइड है. और समवॉट अग्री, कुछ हद तक सेटिस्फाइड है. और समवॉट डिसअग्री, कुछ हद तक सेटिस्फाइड नहीं है. ठीक है, कुछ हद तक हम इस चीज को नहीं मानते हैं. या फिर स्ट्रांगली डिसअग्री, पूरी तरीके से ही हम इसको अग्री नहीं करते, इस पे अग्री नहीं करते. ठीक है, सो वी में इवन असाइन ईच ऑफ द रिस्पॉन्सेज अ नंबर. ठीक है, तो जो भी हमको रिस्पॉन्सेज यहाँ पर मिले हैं हम क्या करेंगे, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी में असाइन स्ट्रांगली अग्री एज 1. ठीक है, नेक्स्ट अग्री एज 2, डिसअग्री एज 3 एंड स्ट्रांगली डिसअग्री एज 4. तो यहाँ पर हमने क्या करा, जो भी हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला था उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी. ठीक, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज का कुछ मतलब नहीं है, बस ये इससे क्या होगा, हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और आगे अपने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर में इसको यूज कर सकेंगे. ठीक है, इतनी आई होप बात समझ में आ गई होगी. तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि मेजरमेंट क्या होता है और आपकी स्केलिंग क्या होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा और उतनी अच्छे से मैं भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ भी जाए. ऐसा ना हो कि आज आपने पढ़ा और कल ये आप भूल जाएं. ठीक है, तो मेरी तरफ से मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से यहाँ पर आपको ये टॉपिक मैं समझा पाऊं. सो टोटल हमारी 4 मेजरमेंट स्केल्स होती हैं. ठीक है, सबसे पहले होती है हमारी नॉमिनल स्केल, दूसरी होती है ऑर्डिनल स्केल, तीसरी है इंटरवल स्केल और चौथी है हमारी रेशियो स्केल. एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल स्केल के बारे में. लेकिन इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ
कि जितनी भी स्केल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज आपकी 4 स्केल्स हैं, इनको इसी ही ऑर्डर में आप याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये स्केल आप कह सकते हैं हायरार्की की तरह है। ठीक है, जैसे हमने हायरार्की पढ़ी थी कि सबसे छोटा सबसे नीचे आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे और बड़ा। ठीक है, तो ये जो आपकी स्केल्स हैं ये भी इसी फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। ठीक, तो आप इनको एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि किसमें क्या चीज नई ऐड हुई है, किसमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हुई हैं। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल इज द मोस्ट प्रिमिटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्केल जो भी होती है वो हमारी होती है नॉमिनल स्केल। ठीक है, सो नॉमिनल मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स इनटू कैटेगरीज व्हिच आर क्वालिटेटिवली rather देन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। तो आपके नॉमिनल स्केल में जो डेटा इंक्लूड होता है वो क्वालिटेटिव होता है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं बेसिकली, जो आपका क्वालिटेटिव डेटा है इसको सिर्फ और सिर्फ लेबल करते हैं, नंबर्स यहाँ पर असाइन करते हैं। उन नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता है, उन नंबर्स से हम कुछ डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ आगे उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन नंबर्स को यहाँ पर असाइन करने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही होता है कि आगे हम उसको स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर में यूज कर सकें। ठीक है, तो मेजरमेंट एट दिस लेवल रिक्वायर्स ओनली दैट one be able to distinguish 2 or more relevant categories and know the criteria for placing the individuals or objects into one or other categories। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम कैटेगरीज को यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकें, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यहाँ पे जो आपके क्वालिटेटिव डेटा है उनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करी जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें रोल नंबर, हम सभी लोगों को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पर रोल नंबर दिया जाता था। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये होता था कि हर एक स्टूडेंट को एक नंबर असाइन कर दिया गया है, और उसी नंबर के बेसिस पे हम क्या कर सकते थे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंशिएशन कर सकते थे, डिफरेंशिएट कर सकते थे, है ना। जब भी आपने देखा होगा कि कभी कोई टीचर को अगर आपको बुलाना है, या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई आंसर शीट आप लोग को दी जा रही है, जो होता था ना कि आपकी क्लास में टीचर आंसर शीट लेके आई आप लोगों को दिखाने, तो वो आप लोग के नाम नहीं लेती थी बार बार, है ना, सीधे बोलती थी रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5। इस तरीके से आपको रोल नंबर असाइन कर दिए जाते थे, और सिर्फ मोटिव क्या होता है कि यहाँ पे हम इजिली डिफरेंशिएशन कर सकें। ठीक है, अब एक चीज आप मुझे बताइए कि यहाँ पे है रोल नंबर 1 और यहाँ पे है 50, तो जो रोल नंबर 50 है, क्या रोल नंबर 1 वाले पर्सन अलग है? आप कहेंगे हाँ मैम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन यहाँ पर ये मतलब तो नहीं है ना कि जिसको रोल नंबर 1 मिल गया है वो ये कहेगा कि नहीं मेरे पास दिमाग ज्यादा है इसलिए मुझे रोल नंबर 1 दिया है, तुम्हारे पास दिमाग कम है इसलिए तुम्हें रोल नंबर 50 दिया है। तो ऐसे सेकंड वाला भी कहेगा कि मेरे पास दिमाग ज्यादा है रोल नंबर 3 वाले से, 4 वाला कहेगा मेरे पास ज्यादा दिमाग है 5 वाले से, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, ये नंबर सिर्फ किस लिए असाइन किए गए हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके, इसे डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, so the numbers assigned to objects or places are just labels। ये क्या है, सिर्फ labels हैं, without having any number meaning। ठीक है, मैंने आपको बताया ना इन नंबर्स की कोई मीनिंग नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लेबल की तरह ही यूज करे जाते हैं। They cannot be ordered or added। ना ही हम इन्हें ऑर्डर में लगा सकते हैं और ना ही हम इन्हें फर्दर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, so the numbers used are merely names। ठीक है, बस हमको क्या करना था यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए हमने नंबर्स असाइन किए। ठीक, सो इन दिस टाइप ऑफ स्केल द वैल्यूज आर आर्बिट्रेरी इन नेचर एंड द नंबर्स असाइंड आर नॉट बाउंड बाय एनी रूल। In other words, these values or numbers are simply numerical notation without any logical consideration। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेकिन इन न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई भी लॉजिक नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लेबल की तरह ही काम करती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस टाइप का आपका स्टैटिस्टिकल टूल हम यूज कर सकते हैं इस टाइप की स्केल में, तो वो है आपका मोड। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, तो हम इसमें मोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो जनरली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर द नॉमिनल स्केल। डिस्पर्शन का यूज नहीं होता, मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं यूज किया जाता है। chi-square test is the most common test of statistical significance that can be utilized, and for measure of correlation the contingency coefficient can be worked out।
देखिए हर एक स्केल में आपको ये पैराग्राफ जरूर आएगा, ठीक है, कि हम पर्टिकुलर स्केल में कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टैटिस्टिकल टूल्स को कौन से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, मेजर ऑफ कोरिलेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक स्केल में जो स्टैटिस्टिकल टूल है वो अलग है, ठीक। तो नॉमिनल स्केल इज द लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ये लीस्ट पावरफुल है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमारा क्वालिटेटिव डेटा था उसको हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। और मैंने आपको बताया कि ये प्रिमिटिव मेजरमेंट है, मतलब सबसे पहला, तो इसीलिए इतना पावरफुल मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक। इट इंडिकेट्स नो ऑर्डर और नो डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड हैज नो अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिकल डेटा की बात ही नहीं करी, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी अर्थमेटिक लॉजिक नहीं है, कोई ऑर्डर की भी बात नहीं करी, ना ही कोई डिस्टेंस की रिलेशनशिप की बात करी है, ठीक। सो नॉमिनल स्केल सिंपली डिस्क्राइब डिफरेंसेस बिटवीन थिंग्स by assigning them to categories. Nominal data are thus counted data. सिर्फ क्या होते हैं आपके counted data, इसीलिए हम मोड यहाँ पर आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक। So the scale based any information that we may have about varying degree of attitude, skills and understanding. तो हम इस टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं, नॉमिनल स्केल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप नॉमिनल स्केल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नॉमिनल स्केल में हमने जो भी एग्जाम्पल डिस्कस किया, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था रोल नंबर का, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जेंडर का। कैसे ले सकते हैं अभी मैं ये आपको बता देती हूँ, ठीक है। नेम ऑफ स्टेट का, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल रिलीजन का, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल किस तरीके से कोट करे जा सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले बात करें अगर हम जेंडर की, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा मेल, फीमेल, और अब तीसरी कैटेगरी भी हमारी ट्रांसजेंडर की भी होती है, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे मेल को असाइन किया 1, फीमेल को असाइन किया 2 और ट्रांसजेंडर को असाइन किया 3। अब हमने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन की हैं, इनका क्या मतलब है, इनका कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमने इसलिए किया ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो मेल्स हैं वो फर्स्ट नंबर पे हमेशा होंगे, फीमेल सेकंड नंबर पे होंगे हमेशा, ट्रांसजेंडर थर्ड नंबर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वही असाइन की है हमारे क्वालिटेटिव डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें अगर हम नेम ऑफ स्टेट की, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं और उनको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक। फिर अगर हम बात कर रहे हैं रिलीजन की यहाँ पे, तो जैसे आपका हिंदू हो गए, ठीक है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, क्रिश्चियन हो गए। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो जैन होते हैं, ठीक है, और कुछ बौद्ध धर्म के भी होते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे इनको वैल्यूज असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने वैल्यूज असाइन करी, इनका क्या है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी लॉजिकल इनकी कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि जो हिंदू पीपल होते हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगे, उसके बाद मुस्लिम्स आएंगे, उसके बाद सिख आएंगे, उसके बाद क्रिश्चियन आएंगे, ऐसा कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। मुस्लिम्स आपके यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। सिंपल से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन वैल्यूज का कोई भी लॉजिकल कंसिडरेशन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए असाइन की जाती है ताकि हम अपने डेटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनकी जर्सी पर भी कुछ नंबर्स होते हैं, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर्स को कंसिडर करें तो लेट्स से कि विराट कोहली की जो जर्सी है उस पर 13 नंबर लिखा है, मान लेते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ही कितना सही कितना गलत, लेकिन हम सपोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेकंड प्लेयर कंसिडर करें रोहित शर्मा को, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक, मान लेते हैं कि इनका जो जर्सी नंबर है वो 1 है, ठीक। अब ये जो नंबर्स यहाँ पर इनको दिए जाते हैं
ये सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। 13 नंबर अगर हमें पीछे से दिख रहा है जर्सी पे तो इसका मतलब है वो विराट कोहली होंगे, और अगर हमें दिख रहा है पीछे जर्सी नंबर 01 तो इसका मतलब है वो रोहित शर्मा ही होंगे। यहाँ पर ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि रोहित शर्मा जो है फर्स्ट है और विराट कोहली यहाँ पर 13 है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डर की बात नहीं करते, हम डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, कोई भी अर्थमेटिक ओरिजिन की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहे हैं ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकें, इसको डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं नॉमिनल स्केल के, आप कोई भी एग्जाम्पल अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कंटेंट में ऐड करना भूल गई हूँ वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें जो आपका डेटा होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया तो अब आप दूसरे को सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई फॉर्म फिल किया, मान लेते हैं आपने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है कि आपने इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करा है ना, मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। अगर कोई फीमेल है उसने ये सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, और अगर कोई ट्रांसजेंडर उन्होंने अगर ये सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये जो दो रिस्पॉन्सेज है वो ऑटोमेटिकली हमारे हट जाते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही है कि ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, अगर एक को सेलेक्ट करा है तो बाकी जो हैं आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन है जो यहाँ पे मुस्लिम है तो ऑब्वियस सी बात है वो हिंदू भी नहीं होगा, वो सिख भी नहीं होगा, वो क्रिश्चियन भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई पर्सन जैन है तो फिर यहाँ पर वो सिख भी नहीं होगा, मुस्लिम भी नहीं होगा, हिंदू भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक, नो ओवरलैपिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो ओवरलैपिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल स्केल। सबसे पहले हमने डिस्कस किया नॉमिनल स्केल, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल स्केल की। तो ऑर्डिनल स्केल के अंदर आपके नॉमिनल स्केल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी होंगी, प्लस इसकी अपनी जो खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब इसको इसके नाम से ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा ऑर्डिनल, तो अगर आप इससे निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे आ रहा है बन के ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर की बात करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं हम रैंक की बात करते हैं। तो नॉमिनल स्केल में तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डेटा को अपने कैटेगराइज कर रहे थे, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या कर रहे थे, सिर्फ असाइन कर रहे थे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ऑर्डर में, सीक्वेंस में, रैंक के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्डिनल स्केल इज द नेक्स्ट हायर स्केल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट हायर इसलिए क्योंकि ये नॉमिनल से ऊपर आती है। ठीक, सो इट इंडिकेट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर हम रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे ऑर्डर या फिर रैंक की बात कर रहे हैं, बट इट डज नॉट इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रैंक या ऑर्डर या सीक्वेंस की बात होगी, डिस्टेंस अभी भी यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। नॉमिनल में क्या था, कोई रैंक नहीं डिफाइन कर सकते थे, ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं डिफाइन कर सकते थे, और कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते थे। लेकिन ऑर्डिनल में हम सिर्फ और सिर्फ रैंक में बता सकते हैं, रैंक के थ्रू पोजीशंस दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बट डिस्टेंस यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इफ राम्स पोजीशन इन हिज क्लास इज 10 and Mohan's position is 40, it cannot be said that Ram's position is 4 times as good as that of Mohan. तो राम की पोजीशन क्लास में 10 है और मोहन की 40 है। ठीक है, बट यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो राम की पोजीशन है वो 4 टाइम्स ज्यादा अच्छी है मोहन की पोजीशन से। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, ये जो डिस्टेंस है इसको ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट मेक्स no sense at all. ठीक है, so ordinal scale only permits the ranking of items from highest to lowest. बस रैंकिंग की यहाँ पे बात होती है और किसी भी चीज की नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, that ordinal measures have no absolute values and the real differences between adjacent ranks may not be equal. तो ये चीज तो मैंने आपको क्लियरली बता दी कि यहाँ पे सिर्फ रैंक की बात होती है, डिस्टेंस यहाँ पर हम मेजर नहीं कर सकते।
बट यहाँ पे ये लिखा है दैट ऑर्डिनल मेजर्स हैव नो एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका क्या मतलब है, देखिए नो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को हम यहाँ पर जीरो असाइन नहीं कर सकते। किसकी बात कर रहे हैं हम, रैंक और ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना। अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी क्लास में किसी को रैंक दी जाती है तो क्या जीरो से स्टार्ट करी जाती? नहीं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से स्टार्ट करी जाती। कभी भी हम रैंक जीरो स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो हमारी ऑर्डिनल मेजर स्केल है उसमें कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, मतलब जीरो से हम डिफाइन नहीं कर सकते। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी, बट वो जीरो नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। So all that can be said is that one person is higher or lower on the scale than other, but more precise comparison cannot be made. तो यहाँ पे हम ये तो बता सकते हैं कौन पर्सन हाईएस्ट पोजीशन पे है, कौन पर्सन लोएस्ट पोजीशन पे है, कौन किस रैंक पे है, बट उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Thus, the use of an ordinal scale implies a statement of greater than or less than without our being able to state how much greater or less. ठीक है, हम ये तो बता सकते हैं कि ये नंबर या फिर ये पर्सन इस पर्सन से हाईएस्ट पोजीशन पे है, इस पर्सन से लोएस्ट पोजीशन पे है, लेकिन कितना ये हम नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुड की और एक्सीलेंट की, ठीक है। हम सबको पता है कि गुड के ऊपर एक्सीलेंट होता है, ठीक, लेकिन हम क्या ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्सीलेंट है वो गुड से कितना ज्यादा अच्छा है? क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पर डिपिक्ट नहीं कर सकते। ये जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। So the real difference between rank 1 and rank 2 may be more or less than the difference between rank 5 and rank 6. तो इस डिफरेंस को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा है कितना कम है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, ये रेटिंग स्केल आपको दी हुई है, ठीक है, जो भी आपके कस्टमर रिव्यूज होते हैं उसके बेसिस पे, ठीक। तो 1 स्टार यहाँ पे दिया है, इसका मतलब वर्स्ट, 2 स्टार मिले इसका मतलब पुअर है, 3 स्टार मिले मतलब एवरेज, 4 स्टार मतलब गुड और 5 स्टार मतलब एक्सीलेंट। अब आप मुझे बताइए कि ये एक्सीलेंट गुड से कितना ज्यादा अच्छा है या कितना ज्यादा है? क्या ये आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। ये एवरेज पुअर से कितना ज्यादा है या कितना कम है? ये वर्स्ट पुअर से कितना कम है कितना ज्यादा है? ये पुअर वर्स्ट से कितना ज्यादा कितना कम? तो हम यहाँ पे ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज डिफाइन करेगी हमारी नेक्स्ट स्केल। बस आप एक चीज याद रखिए कि ऑर्डिनल स्केल में किसकी बात करता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक या ऑर्डर की बात करता है, ठीक है। Since the number of this scale have only a rank meaning, the appropriate measure of central tendency is the median. ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ही था कि सब में एक पैराग्राफ आपका ऐसा आएगा जहां पर स्टैटिस्टिकल टूल की बात होगी और आपको इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी की बात करी जाए तो मीडियन एप्रोप्रिएट होगा। अभी हमने नॉमिनल स्केल में किसकी बात करी थी? मोड की बात करी थी, ठीक है। अ परसेंटाइल और क्वार्टाइल measure is used for measuring dispersion. अभी हमने बात किया था जब नॉमिनल स्केल का, तो डिस्पर्जन वहां पर यूज नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे हम परसेंटाइल या क्वार्टाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है। Correlation are restricted to various rank order methods. Measure of statistical significance are restricted to the non-parametric methods. अब ये non-parametric methods क्या होते हैं, parametric methods क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें से पढ़ना है। तो आपको शायद कुछ आज नए टर्म्स भी पता चले होंगे और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कितने नए कॉन्सेप्ट आपको इस सब्जेक्ट में सीखने। इसलिए मैंने बोला कि इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप एक रात पहले पढ़ के इस पेपर को दे देंगे और क्लियर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये आपकी खुशकिस्मती होगी अगर हो जाएगा ना। इस पेपर में स्टूडेंट्स की बैक बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात भी बताऊं तो जब मैं पीजी कर रही थी तो उस टाइम पे स्टडी सेंटर पे जो टीचर थे उन्होंने सिर्फ एक बात हम लोग से कही थी, मुझे आज भी याद है, कि इस सब्जेक्ट को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने यही बोला था उस टाइम पर। मैंने भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब मैंने भी स्टडी मटेरियल देखा तो मुझे लगा, रियलाइज हो गया था कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा वरना तो बैक आ जाएगी,
ठीक है, तो उन्होंने भी इसीलिए इंडिकेट कर दिया था। तो मैं आप लोग को भी यही समझा रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन पहले पढ़ के पेपर क्लियर हो जाएगा, तो सच में आप मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन इस पेपर को एक दिन पहले पढ़ के क्लियर कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ जाए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ ना पूछा जाए, ठीक है, बहुत इन डेप्थ ना कोई कॉन्सेप्ट पूछे, लेकिन इस पेपर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है। जो भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे कोट किए हैं उनको आप अपने एग्जामिनेशन जरूर लिख के आइएगा। और एक दो स्टूडेंट से मुझे ये फीडबैक मिला था कि मैम आप एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया देती हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी आप लेके आते हो तो समझने में आसानी होती है और रिलेट कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए ही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेके आती हूँ, क्योंकि देखो बुकिश लैंग्वेज तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज़ को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकें तो वो बेहतर रहता है, हम फिर उसको भूलते नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है, उस एग्जाम्पल की वजह से हमें वो कॉन्सेप्ट याद रहता है। ठीक है, तो मेरी भी कोशिश यही है कि आप लोगों को इस तरीके से ही पढ़ाऊं। ठीक, तो एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं रियल लाइफ का, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रहे। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग को पता है कि इस टाइम पर पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, और इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, ताकि जो भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, कोई भी पेशेंट सीवियर कंडीशन तक ना पहुंच पाए। ठीक है, अब अगर टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर एक एंटीजन टेस्टिंग होती है और एक आरटीपीसीआर टेस्टिंग होती है। आरटीपीसीआर आपकी डिटेल टेस्टिंग होती है, ठीक है, और एंटीजन आपकी वो तुरंत वाली टेस्टिंग, आधे घंटे में बता देता है आपको कि पॉजिटिव है या नहीं है, जो भी आपका रिजल्ट आना होता है। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है इनकी एक्यूरेसी की। कई बार ऐसा देखा गया है कि आरटीपीसीआर किसी की नेगेटिव आई है, उसके बावजूद भी उनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा, और जब सीटी स्कैन करवाया उन्होंने तब उनको पता चला कि उनके लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा एक्यूरेट है या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, अब सीटी स्कैन ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीटी स्कोर की, ठीक है, तो सबसे पहला है 0 से 8, दूसरा है हमारा 9 से 18, और तीसरा है हमारा 19 से 25 के बीच में। ठीक है, ये होता है आपका माइल्ड, ये है हमारा मॉडरेट, और ये है आपका सीवियर। ठीक है, अगर किसी का सिटी स्कोर 0 से 8 के बीच में आता है मतलब उसको माइल्ड इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। 9 से 18 के बीच में आता है, इसका मतलब इन्फेक्शन मॉडरेट है, काफी हद तक, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। और सीवियर का मतलब ये है कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, ये आईसीयू वाली टाइप की कंडीशन रहती है जहां पर आपके लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, अब अगर इनकी हम रैंकिंग की बात करें तो हम इनको रैंक दे सकते हैं 1, इसको 2 और इसको 3, है ना, राइट। बट आप लोग मुझे ये बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट और माइल्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है मॉडरेट और सीवियर के बीच में डिफरेंस है? क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, है ना। हम यहाँ पे ये चीज डिपिक्ट ही नहीं कर सकते, ये चीज हम बिल्कुल भी बता नहीं सकते कि मॉडरेट और माइल्ड में कितना डिफरेंस है, या फिर इनका जो डिफरेंस वो मॉडरेट और सीवियर के बराबर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस की यहाँ पे बात नहीं होती है, सिर्फ और किसकी बात होती है, सिर्फ और सिर्फ रैंक की बात होती है। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा, और अगर आप चाहें तो ये एग्जाम्पल अपने एग्जामिनेशन में इंक्लूड कर दीजिएगा, काफ़ी रियल भी है। और दूसरी चीज़ ये कि एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं और अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से इंक्लूड करिएगा अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम इंटरवल स्केल। ठीक, अब इंटरवल स्केल में क्या होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके नॉमिनल स्केल की थी वो आएंगी, प्लस जो आपके ऑर्डिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आएंगी, प्लस जो इंटरवल स्केल की खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंक्लूड होंगी। ठीक है, इंटरवल स्केल इज द नेक्स्ट हायर स्केल टू द ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, सबसे पहले बात करी नॉमिनल स्केल,
दूसरा बात किया हमने ऑर्डिनल स्केल का, और तीसरी है हमारी अब इंटरवल स्केल। तो ये आपकी ऑर्डिनल स्केल से बड़ी स्केल होती है। ओके, इट पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल, ये मैंने आपको भी बता ही दिया। ओके, सो एन इंटरवल स्केल इज वन दैट प्रोवाइड्स इक्वल इंटरवल फ्रॉम आर्बिट्रेरी ओरिजिन। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इक्वल इंटरवल, डिस्टेंस की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल की क्या थी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक? कि कैटेगराइजेशन होता था सिर्फ। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या आया? रैंक आ गई, और इसमें क्या आ गया? इक्वल इंटरवल्स, मतलब डिस्टेंस की यहाँ पे बात आ गई। ठीक है, so the additional characteristic it possesses is the quality of interval. It means the distance or the difference between any adjacent class on the scale can be known numerically. देखिए, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं वही मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जब भी हम लोग स्कूल में थे इंटरवल होता था, है ना? इंटरवल का क्या मतलब होता था? मतलब इंटरवल का ऑब्वियसली मतलब होता था कि उस टाइम पे हम लंच करेंगे, गॉसिप करते थे, यही सब। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ, इंटरवल का क्या मतलब था? जो गैप मिलता था हम लोग को, है ना? जैसे आपके फर्स्ट 4 पीरियड्स हो गए या फर्स्ट 3 पीरियड्स हो गए, जैसा भी स्कूल टू स्कूल हो, लेकिन मेरे यहाँ 8 पीरियड्स टोटल होते थे। तो 4 पीरियड्स पहले, फिर इंटरवल, देन 4 पीरियड्स। ठीक, तो इनके बीच में हमें कुछ एक गैप मिलता था, है ना? तो ये गैप हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा कि इंटरवल स्केल में हम किसकी बात करेंगे? नॉमिनल स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस इंटरवल स्केल में क्या आ जाएगी? नई कैरेक्टरिस्टिक की डिस्टेंस की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, सो द इंटरवल ऑन द स्केल आर द सेम, इट इज कांस्टेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दिस कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरवल इज लैकिंग इन द 2 प्रीवियस लेवल ऑफ स्केल। ठीक है, अभी हमने जो इससे पहले डिस्कस किए नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, वहां पर डिस्टेंस की बात नहीं हुई थी। ठीक, सो इन अदर वर्ड्स द इंटरवल ऑफ स्केल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive पॉइंट्स ऑन द स्केल, आर इक्वल ओवर द एंटायर स्केल। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, दैट द डिफरेंस बिटवीन 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सीधी बात है, अगर आप एक स्केल लेते हैं और यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं, देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बीच में जो डिफरेंस है, वही सेम डिफरेंस आपका 11 सेंटीमीटर, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के बीच में होगा। इसका मतलब है ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, दस इंटरवल स्केल इज ऑल्सो नोन एज इक्वल इंटरवल स्केल। मैंने आपको बताया ना, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर का डिस्टेंस होता है। ठीक, so the interval scales have an arbitrary zero, that means there is no absolute 0 point or unique origin। यहाँ पर भी हम क्या बता रहे हैं कि नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, जैसा कि अभी हमने पीछे ऑर्डिनल स्केल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है आगे हम समझ लेते हैं। ठीक है, विथ इंटरवल स्केल द मेजरमेंट यूनिट्स आर इक्वल। इन फिजिकल साइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज वेल कंसीव्ड। ठीक है, देखिए अगर हम एक्चुअल साइंस की बात करें, जैसे यहाँ पे बात करें, 0 इंच मीन्स एब्सेंस ऑफ लेंथ। ठीक है, 0 पाउंड मीन्स एब्सेंस ऑफ वेट। ठीक है, मतलब जहां पर भी 0 है इसका मतलब वहां पर किसी चीज की एब्सेंस है। अगर हम साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? बट इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड अदर सोशल साइंसेज इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज अ ट्रू जीरो इन एनी स्केल यूज। अगर हम साइकोलॉजी, एजुकेशन और सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस ट्रू जीरो को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या आप ये कह सकते हैं कि किसी के पास जीरो नॉलेज है? आप ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट हुज स्कोर इज 0, जिसका अगर स्कोर 0 आया इन मैथमेटिक्स डज नॉट इम्प्लाई दैट ही नोज नथिंग इन मैथमेटिक्स, है ना? ऐसा तो है नहीं अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स मैथ्स में 0 हो गए इसका मतलब उसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, हो सकता है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो उसको नहीं आ रहे हों, सकता है थोड़ा नर्वस हो गया, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया हो, या कोई भी फैक्टर की वजह से हो सकता है उसके मार्क्स ये आए हों। लेकिन हम इन मार्क्स के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि उसको मैथ्स नहीं आती है एकदम भी। ठीक है, similarly we cannot say that a child who scores 100 in a test of mathematics knows twice as much as a child who scores 50 in that test। मान लेते हैं यहाँ पर एक है A और एक है B। A के आते हैं 100 मार्क्स और B के आते हैं 50। ठीक है, तो मार्क्स के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि A को डबल नॉलेज है B के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं। ठीक।
So in psychological and educational measurement, although there are not true 0 points of reference, yet it is assumed that the interval between two consecutive points is equal. ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर हम साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम ट्रू जीरो एक बार कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ट्रू जीरो को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, ये फॉर्मूला आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, है ना, बचपन में अपने स्कूल टाइम पर सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, राइट. सो इफ वी लुक इनटू द स्केल, we find the ratio of the differences between the temperature reading on one scale is equal to the other scale, but they are independent of the limit of the measurement and of the 0 point. For example, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको एक बताती हूँ, that in centigrade scale freezing and boiling point is 0 and 100 डिग्री. ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ठीक है, तो अगर हम सेंटीग्रेड के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये है 0, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये है 100 डिग्री. वही फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम बात करें तो ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब कि जो आपका सेंटीग्रेड में 100 डिग्री है वही चीज आपकी फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो हम यहाँ पर दोनों के मेजरमेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को बराबर रख सकते हैं. ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल से कहने का मतलब ये है. ठीक, तो इंटरवल स्केल्स कैन बी सब्जेक्टेड टू अर्थमेटिक ऑपरेशन. अब यहाँ पर आया है सबसे पहले कि जो इंटरवल स्केल हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूजफुल है, इनके थ्रू हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं. लेकिन नॉमिनल स्केल की बात करें और अगर हम ऑर्डिनल स्केल की बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंटरवल स्केल में सबसे पहले ये बात कही गई है. ठीक, सो विद इंटरवल स्केल्स we can take ratios with respect to the interval or distance between the two values. We can calculate the mean, standard deviation and the product moment correlation. For test of significance we can employ t-test and f-test. तो यहाँ से आपका आ जाता है ये, यहाँ से बात कर रहा है आपके statistical tools की. ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा. ओके, टास्क स्केल है हमारी रेशियो स्केल, जिसमें हम बात करेंगे नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस ऑर्डिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इंटरवल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस रेशियो स्केल की अपनी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो दिस स्केल इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट. A ratio scale, in addition to the characteristics of nominal, ordinal, interval scale, possesses an absolute or fixed or natural 0 point that has empirical meaning. ठीक है, तो यहाँ पर एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, एब्सोल्यूट 0. ठीक, जो कि किसी और के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी. ठीक है, so ratio scales provide a true 0 point as well as equal distance. Ratios can be formed between any two given values on the scale. So when a scale has all the characteristics of an interval scale and in addition has a true 0 point as its origin, कैसा, as its origin, it is called a ratio scale. ठीक है, जैसे आप कोई अपनी नॉर्मल स्केल की बात कर सकते हैं जो भी हम लोग यूज करते हैं, तो आप देखते हैं उसमें जो प्लॉटिंग होती है पहले 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होती है. ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी एब्सोल्यूट 0, जहां पर जो लोएस्ट पॉइंट है वो 0 हो. ठीक, द एग्जाम्पल ऑफ द रेशियो स्केल इज द यार्डस्टिक यूज्ड टू मेजर द लेंथ इन इंचेस और फीट. Almost all the physical measurement like meter, liter, kilogram, etc. are ratio measurement. So the origin in this scale is an absolute 0. क्या होता है, absolute 0 corresponding to no length at all. ठीक है, 0 क्या मतलब हो गया कि कोई भी लेंथ नहीं है. ठीक है, 0 अगर आपकी स्केल में दिख रहा है इसका मतलब यहाँ कोई लेंथ नहीं है. 0 अगर इंचेस में देख रहे हैं तो इसका मतलब उसकी कोई भी लेंथ नहीं है, 0 इंच है. ठीक है, मतलब उसकी एब्सेंस है, जो हमने पीछे भी पढ़ा भी था. ठीक, so in an interval scale, a 0 score in mathematics does not mean
zero knowledge in mathematics, but zero length in ratio scale means no length at all. तो आई होप यहाँ पर आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल के बीच में. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट के जीरो आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस स्टूडेंट को मैथ की जीरो नॉलेज है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है. लेकिन वहीं अगर हम रेशियो स्केल में बात करते हैं, जीरो लेंथ बोलते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ लेंथ. वहां पर लेंथ नहीं है, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, मतलब जीरो क्या मतलब हुआ कि कुछ भी लेंथ वहां पे नहीं है. ठीक है, it is possible to state that a stick of 8 feet long is twice as long as a stick of 4 feet. तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी? एब्सोल्यूट जीरो प्लस डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई अगर 8 फीट की हमारी स्टिक है, तो अगर हम यहाँ पे दो 4 फीट की स्टिक को कंबाइन कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? 8 फीट स्टिक के बराबर हो जाएंगी. मतलब कि जो 8 फीट हमारी लॉन्ग स्टिक है, वो ट्वाइस है हमारी 4 फीट स्टिक के. ठीक है, तो यहाँ पे हम इजिली इसको डिफाइन कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल विद द रेशियो स्केल टू मल्टीप्लाई और divide each of the value by certain numbers without changing the properties of the scale. देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, आगे एक चार्ट पढ़ेंगे जहाँ पर ये सब चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन होंगे और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी. ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं. that we can divide 2000 grams by 2 to convert the measurement to 2 kg. राइट, हम यहाँ पर इजिली क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन डिविजन लगा सकते हैं. ठीक, so in educational measurement only a few variables come under the ratio scale. These variables are largely confined to motor performance. All types of statistical procedures are appropriate with ratio scale. हर टाइप के statistical tools को हम ratio scale के साथ यूज कर सकते हैं. ठीक है, multiplication and division can be used with this scale but not with other. ये हाईलाइट कर दीजिएगा. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कर सकते हैं? रेशियो स्केल के साथ, बाकी किसी और स्केल के साथ नहीं कर सकते. ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आल्सो बी कैलकुलेटेड. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा. तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. ठीक है, कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी. इसके बाद हम आगे एक दो चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आपको बताया नॉमिनल स्केल के बारे में. नेक्स्ट हमने बात करी फिर ऑर्डिनल स्केल के बारे में. ठीक है, फिर बात करी हमने इंटरवल स्केल के बारे में और लास्ट हमने डिस्कस किया रेशियो स्केल. ठीक है, इसको इसी ऑर्डर में ही याद रखिएगा. नॉमिनल स्केल में हमने सबसे पहले बात करी, जिसमें बोल रहा था सिर्फ हम इसको कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, सिर्फ इसको लेबल करा जाता है इन न्यूमेरिकल फॉर्म. ठीक है, सिर्फ नंबर्स में हम इसको क्या करते हैं? लेबल करते हैं और कुछ नहीं. नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डिनल की. जैसे मैंने आपको बताया था, इसके वो नाम समझने की कोशिश करिए, ऑर्डर और रैंक. सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर या रैंक देने की कोशिश करते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट और वाइस वर्सा. ठीक है, क्योंकि रैंक तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों ही हो सकती है. ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर हम इंटरवल स्केल की, तो यहाँ पर हमने बात करी थी आपकी कि डिस्टेंस भी यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो एडिशनल यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस. बाकी दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो आएंगी, प्लस डिस्टेंस आ जाएगा. और यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो. ठीक, अब मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बताया, फर्स्ट कि आपको याद रहे. दूसरी चीज ये कि जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए एक जिस्ट की तरह है. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके आते हैं मैच द फॉलोइंग, और वहाँ पे कई बार ऐसे टर्मिनोलॉजीज या फिर कह सकते हो कि जो वर्ड्स इस तरीके से यूज कर लिए जाते हैं कि वहाँ पे समझ नहीं आता है. तो आप सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू ही क्रैक कर सकते हैं. जैसे अगर रेशियो से आया तो आपको कुछ भी अगर मैच द फॉलोइंग नहीं समझ आया, लेकिन आपने कहीं पर एब्सोल्यूट जीरो देख लिया, तो आपको इतना तो स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये रेशियो स्केल ही होगा. जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैंक की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको एक क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनल स्केल की बात हो रही है. ठीक है, तो इसको जरूर से याद रखिएगा. चाहे तो आप कहीं नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
ठीक, अब इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं, आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने भी उसी ऑर्डर में ही लिखा है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर रखिए कि इसको ऑर्डर में ही याद करिएगा और एग्जाम में भी ऑर्डर में ही लिख के आइएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें नॉमिनल डेटा की, नॉमिनल स्केल की, तो डेटा में ओनली बी क्लासिफाइड, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं हम, क्लासिफाई करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे जर्सी नंबर्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, देखिए मैंने आपको जर्सी का एग्जाम्पल दिया भी था, एंड मेक ऑफ अ कार। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल स्केल, तो डेटा आर रैंक्ड, नो मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, है ना, कोई डिफरेंस की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है आपकी रैंक क्लास में। ठीक, एंड टीम स्टैंडिंग, जब टीम आपकी खड़ी होती है तो वहां पर भी हम रैंक करते हैं, दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इंटरवल स्केल की तरफ, सो मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए मैं सारे जो की पॉइंट्स उन्हीं को हाईलाइट कर रही हूँ जिनके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस स्केल की बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है इसको प्लीज अवॉइड करिए, आज इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे टेम्परेचर का भी हमने पीछे देखा भी। ठीक है, या फिर ड्रेस साइज का। लास्ट है हमारा रेशियो, मीनिंगफुल 0 पॉइंट एंड रेशियो बिटवीन द वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात होती है, एब्सोल्यूट जीरो की। एग्जाम्पल्स है नंबर ऑफ पेशेंट सीन, नंबर ऑफ सेल्स कॉल मेड, डिस्टेंस स्टूडेंट्स ट्रैवल टू क्लास। देखिए ये एक चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नॉमिनल स्केल आपकी डिस्क्रिप्शन वाइज होती है, मतलब डिस्क्रिप्टिव होती है ना, क्वालिटेटिव होती है। ठीक, ऑर्डिनल स्केल की बात करें तो हम इसमें ऑर्डर में डिफाइन करते हैं, इंटरवल स्केल की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं, और रेशियो स्केल में सारी ही चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम सीक्वेंशियल अरेंजमेंट का, तो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट आपके नॉमिनल स्केल में एप्लीकेबल नहीं होता है ना, यहाँ पर रैंक के ऑर्डर की बात तो करते नहीं हम। ऑर्डिनल स्केल में बात करें तो ये ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेबल है, क्योंकि यहीं पर तो बात होती है रैंक या ऑर्डर की। ठीक, इसके बाद अब ऑर्डिनल स्केल में अगर एप्लीकेबल है इसका मतलब बाकी दो में भी होगा। उसकी वजह ये क्योंकि इंटरवल स्केल में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी और रेशियो स्केल में तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया इसका मतलब इन दोनों जगह भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड 0 पॉइंट। अभी हमने बात किया फिक्स 0 पॉइंट का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, कई बार टर्म्स भी बदल देता है लेकिन मतलब वही होता है एब्सोल्यूट जीरो। अभी हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट जीरो कहाँ एप्लीकेबल है, सिर्फ आपकी रेशियो स्केल में, बाकी तीनों में ये नॉट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अभी भी हमने ये डिस्कस किया कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिर्फ एप्लीकेबल है आपका रेशियो स्केल में, बाकी तीनों स्केल में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है आपका इंटरवल स्केल और आपका रेशियो स्केल में। ठीक है, क्योंकि जब हमने इंटरवल स्केल की बात करी थी तो वहीं से आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं, बाकी दो स्केल में एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए वैलिड ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। तो नॉमिनल स्केल में तो यहाँ पे मेजरेबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आपके ऑर्डिनल स्केल में मेजरेबल नहीं है, लेकिन इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में मेजरेबल है, क्योंकि हम जो डिफरेंस की बात करते हैं वो कब बात करते हैं, इंटरवल स्केल में। तो इंटरवल स्केल में है तो इसका मतलब है रेशियो स्केल में होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीन। मीन किसके अंदर दिख सकता है, यहाँ पे तो आपके नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, होगा आपका कहाँ पर, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में। मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन आपका नॉमिनल स्केल में एप्लीकेबल नहीं है बट ऑर्डिनल स्केल में, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और मीडियन में भी हम क्या करते हैं, पहले डेटा को इसी फॉर्म में अरेंज करते हैं उसके बाद मीडियन निकालते हैं, तो यहाँ पर ये इजिली एप्लीकेबल है। ठीक, अब जब ऑर्डिनल स्केल में एप्लीकेबल है तो बाकी के दोनों स्केल्स में भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी दोनों स्केल में भी आ जाएगी। और लास्ट बात करें मोड की, तो ये सभी में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आई होप इस चार्ट से भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको और ज्यादा ये क्लियर हो पाए। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। देखो ये भी एक हायरार्की की तरह यहाँ पर इन्होंने शो किया है।
ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये रिमाइंड कर रही हूँ कि इसी ऑर्डर में ही चलेगा ये, ठीक। नॉमिनल में क्या बोल रहा है, जस्ट नेम्ड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को यहाँ पे क्या करते हैं हम नाम देते हैं, ठीक, नंबर्स असाइन करते हैं सिर्फ, ओके। ऑर्डिनल में नेम्ड प्लस ऑर्डर्ड वेरिएबल्स, ठीक है, ऑर्डर भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल, नेम्ड भी आएगा ऑर्डर्ड भी आएगा, प्लस प्रपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स, है ना, दोनों के वेरिएबल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी यहाँ पे कंसिडर कर। रेशियो में क्या बोल रहा है, नेम्ड प्लस ऑर्डर प्लस प्रपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स प्लस कैन अकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। आई होप अब तो आप लोग को ये सब चीजें याद भी हो गई होंगी, ठीक है। एक और यहाँ पर चार्ट है, देख लेते हैं, विद एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले बात करें अगर नॉमिनल डेटा की, तो कैटेगरीज यहाँ पे होती है नो ऑर्डरिंग और डायरेक्शन। एग्जाम्पल जैसे मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, अगर मैरिड होंगे तो अनमैरिड ऑब्वियसली बात है हट जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, दैट इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर एक को सेलेक्ट किया तो दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियसली बात है आप अनमैरिड नहीं होगे, अगर आप अनमैरिड हो तो इसका मतलब है ये कि आप मैरिड नहीं हो, ठीक है, वेरी ऑब्वियस, ठीक। टाइप ऑफ कार ओन, किस टाइप की कार है आपके पास, ठीक, जैसे जो भी कंपनीज हैं, अगर आपने कहा कि मेरे पास फिएट की, तो इसका मतलब बाकी ब्रांड्स की नहीं है, सिंपल, ठीक। अब ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो सकती है, लेकिन एक जनरल सेंस में बता रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर ऑर्डिनल डेटा की, तो यहाँ पे ऑर्डर की बात होती है, रैंकिंग, ऑर्डर और स्केलिंग, ठीक है, जैसे सर्विस क्वालिटी रेटिंग या स्टूडेंट लेटर ग्रेड्स। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल डेटा, तो डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट बट नो ट्रू जीरो। नो ट्रू जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, ठीक है, नो एब्सोल्यूट जीरो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और स्टैंडर्डाइज एग्जाम स्कोर। और लास्ट है हमारा रेशियो डेटा, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड ट्रू जीरो एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल आपका हाइट, एज, वीकली फूड स्पेंडिंग्स, ठीक है, आप हाइट है, एज है, वेट है, यहाँ पे ये सब कुछ रेशियो डेटा के अंदर या रेशियो स्केल में इंक्लूड होता है, ठीक। आई होप ये सारे मेजरमेंट स्केल आपको क्लियर हो गए होंगे, किसमें क्या की पॉइंट है, कैसे सब एक दूसरे से अलग हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पीडीएफ को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, समझने में हो सकता है टाइम लगे। अगर एक बार में वीडियो क्लियर नहीं होती तो आई वुड रिकमेंड यू कि एटलीस्ट 2 से 3 बार देखा करिए। देखिए कोई भी सेशन अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि पीडीएफ्स को ज़रूर पढ़ा करिए जब भी आप वीडियोस पढ़ें। वीडियोस पढ़ने के बाद पीडीएफ्स को खुद से 1-2 बार ज़रूर पढ़ा करिए, उससे आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में चीज़ें रिटेन रहेंगी लंबे टाइम तक, ठीक है। और कोशिश ये भी करिए कि कुछ नोट्स खुद बनाइए, जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट का है, जो मैंने आपको यहाँ चार्ट्स दिए हैं, इनको आप खुद भी बनाइए, इससे क्या होगा आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।